प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी के चैप्टर 1 पादप प्रजनन का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज अपने जो टॉपिक कवर करेंगे वो है चयन। तो पादप प्रजनन की क्रिया विधि में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है विविधता का उत्पादन, जिसके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। और अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज अपने चयन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है चयन की परिभाषा। तो पूर्वस्थित जीन समूह में से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को छांटकर अगली पीढ़ी में उन्हीं की संततियों को उगाने की जो विधि है उसको चयन कहते हैं। तो अगर एक फसल के बीजों को आपने उगाया और उससे आपको ये सारे पौधे प्राप्त हुए, इन पौधों में से ये जो 3 पौधे हैं वो उत्कृष्ट लक्षणों वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 3 पौधों के ही बीजों को इकट्ठा करेंगे और अगली पीढ़ी में इन्हीं 3 जो पौधे हैं उनके बीजों को हम उगाएंगे। तो इस प्रकार की जो विधि है इसी को हम चयन कहते हैं। चयन 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक चयन। तो प्रकृति में भी वही पौधे उगते हैं जो सबसे ज़्यादा अनुकूलित होते हैं, वही पौधे पनप पाते हैं। और जो कम अनुकूलित होते हैं या कम उपयुक्त पौधे होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो ये चयन की क्रिया प्रकृति में स्वतः ही चलती रहती है और इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। चयन की जो दूसरी विधि है उसे कहते हैं कृत्रिम चयन। तो जब मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पौधों का चयन करता है तो इस प्रकार के चयन को कृत्रिम चयन कहते हैं। और हम आगे कृत्रिम चयन की विधियों का ही अध्ययन करेंगे। तो जो फसलें मानव के द्वारा उगाई जाती हैं वो फसलें 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वपरागित फसलें और दूसरी परपरागित फसलें। तो स्वपरागित फसलों में और परपरागित फसलों में चयन की जो विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उनका हम अलग अलग ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपरागित फसलों में चयन की विधियां। और स्वपरागित फसलों में चयन की मुख्य 2 विधियां होती हैं, पहली समूह चयन विधि और दूसरी शुद्ध वंशक्रम विधि, जिनका हम एक एक करके अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है समूह चयन विधि। तो समूह चयन विधि किसे कहते हैं? तो किसी फसल में से एक समान उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को अलग छांटकर तथा उनके बीजों को ही एक साथ मिला देने की जो विधि है इसको समूह चयन विधि कहते हैं। तो एक फसल के आपने ये सारे पौधे उगाए, उनमें से ये 3 जो पौधे हैं ये उत्कृष्ट लक्षणों वाले हैं, तो इनके बीजों को हम इकट्ठा करेंगे और इन तीनों पौधों के बीजों को हम एक साथ ही मिला लेंगे और इन बीजों को फिर अगली साल हम उगाएंगे। तो इस प्रकार की जो चयन की विधि है इसको हम समूह चयन विधि कहते हैं। इसकी पूरी क्रिया विधि का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं समूह चयन विधि के कुछ गुणों के बारे में। तो समूह चयन विधि से विकसित जो किस्में हैं वो अपेक्षाकृत अधिक अनुकूलित होती हैं। पहला इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो यही है कि जो इससे विकसित किस्में होती हैं वो अपेक्षाकृत अधिक अनुकूलित होती हैं। समूह चयन विधि के क्रिया से विकसित किस्मों में आनुवंशिक विविधता उपस्थित होती है, जिससे किस्मों में पुनः चयन द्वारा सुधार किया जा सकता है। तो समूह चयन विधि से जब आप एक नई किस्म का निर्माण करेंगे तो उस किस्म में भी काफ़ी सारी आनुवंशिक विविधता उपस्थित होती है। और जब आनुवंशिक विविधता उपस्थित होती है तो उस आनुवंशिक विविधता का हम प्रयोग करके दोबारा से चयन कर सकते हैं, पुनः चयन कर सकते हैं और उससे फसल सुधार की क्रिया की जा सकती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो वो इसका गुण है कि समूह चयन विधि सबसे सरल प्रजनन विधि है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि कौन सी विधि पादप प्रजनन की सबसे सरलतम विधि है। तो समूह चयन विधि पादप प्रजनन की सबसे सरल प्रजनन विधि है। और अगला इसका गुण है
इस विधि के प्रयोग से शुद्ध वंशक्रम किस्मों का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो जब हम शुद्ध वंशक्रम विधि से नई किस्म का विकास करते हैं तो उसका आगे हम शुद्धिकरण समूह चयन विधि से कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं समूह चयन विधि की क्रिया विधि। तो समूह चयन विधि में हम फसल को उगाते हैं और उस फसल में से 200 से 1000 उत्कृष्ट लक्षणों वाले पादपों का हम चयन करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने ये सारे पौधे उगा रखे हैं, इनमें से ये कुछ जो पौधे हैं वो उत्कृष्ट लक्षणों वाले हैं। तो इन पौधों का हम चयन कर लेते हैं और इनके बीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब प्रत्येक पादप से जो हमें बीज प्राप्त होंगे उन सब को हम एक साथ ही इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब सब बीजों को हम एक साथ मिला लेंगे और एक साथ मिलाने के बाद दूसरे साल में हम प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभिक उपज परीक्षण में हमें जो बीज प्राप्त हुए हैं उनको एक मानक किस्म के बीजों के साथ उगाते हैं अलग अलग क्यारियों में, और उसमें हम चेक करते हैं कि किस किस्म की उपज ज़्यादा है। अगर जो किस्म हमने तैयार की है, जिन पौधों को हमने सेलेक्ट किया है, जिन पौधों का हमने चयन किया है, अगर उसकी उपज मानक किस्म से ज़्यादा है तो हमारा जो नई किस्म तैयार करने का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल है। तो हम इसके लिए प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। समूह चयन विधि में प्रारंभिक उपज परीक्षण द्वितीय वर्ष में किया जाता है। प्रारंभिक उपज परीक्षण में अगर जो हमारी किस्म है, जो बीजों को हमने उगाया है, उनकी उपज ज़्यादा है तो फिर अगले 3 साल के लिए तीसरे से 5वें वर्ष में समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, जिसमें जो अन्य दृश्य लक्षण हैं जैसे रोगरोधिता, पौधे में ओज, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और इन 3 सालों में भी इस किस्म को मानक किस्म के साथ उगाया जाएगा और मानक किस्म के साथ ही इनका कंपैरिजन किया जाएगा। अगर मानव किस्म से जो पौधे हमने चयन किए हैं वो बेहतर होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इन बीजों को फिर छठे वर्ष में उगाया जाता है और छठे वर्ष में इसका गुणन किया जाता है, जिससे हमें बहुत सारे बीज प्राप्त हों। और छठे वर्ष में गुणन करने के बाद इनको किसानों में वितरित किया जाता है नई किस्म के रूप में। तो इस प्रकार समूह चयन विधि से हम बहुत ही आसानी से नई किस्म का विकास कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं समूह चयन विधि के कुछ दोष। तो सबसे जो पहला इसका दोष है वो यही है कि इस विधि में विकसित किस्मों में समरूपता का अभाव होता है। तो हमने एक जैसे पौधे तो सिलेक्ट किए थे यहाँ पर, लेकिन इनकी संततियों का हमने परीक्षण नहीं किया। तो हो सकता है कि आगे जो पौधे उगे वो सारे एक समान ना हों, और ऐसा होता भी है कि सारे पौधे एक समान नहीं होते। इसलिए इस विधि से उत्पन्न किस्म में समरूपता का अभाव होता है। दूसरा, क्योंकि चयन हमने केवल एक ही बार किया है तो इसलिए इसमें सुधार भी कम होता है। फसल सुधार तो होता है लेकिन फसल सुधार अपेक्षाकृत इस विधि में कम होता है। तीसरा इसका जो दोष है वो ये है कि हमने संतति परीक्षण नहीं किया, इसलिए इसका वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। हमने चयन एक ही बार किया, केवल पौधों का चयन किया, इनकी संततियों का चयन नहीं किया, तो इसलिए इस किस्म का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। अगला जो इसका दोष है कि क्योंकि इन पादपों में समरूपता का अभाव होता है, पादप अलग अलग ऊंचाई के होते हैं, अलग अलग उपज देने वाले होते हैं, इसलिए इनका बीज प्रमाणीकरण करके पहचान करना मुश्किल होता है। तो एक्चुअली में अगर आपने एक कोई किस्म उगाई है तो उनके सारे पौधे एक जैसे ही होते हैं और इन पौधों को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सी किस्म है। तो बीजों को उगाकर उससे प्राप्त जो पौधे हैं
उनको देखकर किस्म की पहचान करना ही बीज प्रमाणीकरण कहलाता है। और समूह चयन विधि से जो किस्म विकसित होती है, क्योंकि उसमें समरूपता का अभाव होता है, इसलिए बीज प्रमाणीकरण करना इसमें बहुत ही मुश्किल होता है। और जो पांचवा इसका दोष है वो ये है कि हम नई किस्म तभी विकसित कर सकते हैं अगर मूल समष्टि में आनुवंशिक विविधता हो। तो ये सभी चयन की विधियों के लिए ही लागू होता है कि चयन आप तभी कर सकते हैं जब मूल समष्टि में आनुवंशिक विविधता प्रेजेंट हो। अगर आपके पास 4 पौधे हैं और 4 पौधे एक जैसे ही हैं, बिल्कुल उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो इन 4 पौधों में हम किसका चयन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 ऐसे पौधे हैं कि उसमें 2 पौधों में जो उपज है वो ज़्यादा है और 2 पौधों में उपज कम है, तो इनमें आनुवंशिक विविधता हो गई और इसमें हम इन 2 पौधों का चयन कर लेंगे जिसमें उपज ज़्यादा है। तो चयन के लिए मूल समष्टि में आनुवंशिक विविधता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमने पहली चयन की विधि पढ़ी, समूह चयन। दूसरी हम चयन की विधि पढ़ते हैं शुद्ध वंशक्रम चयन। तो किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतया समयुग्मज पौधे की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। किसी भी शुद्ध वंशक्रम के सभी पौधों का जो जीन प्रारूप होता है वो एक समान होता है। तो जैसे कि एक पौधा है तो उसका जीन प्रारूप अगर कैपिटल टी है तो इसको हम कहेंगे शुद्ध वंशक्रम, और अगर स्मॉल टी है तो भी ये क्या है, शुद्ध वंशक्रम है। तो अगर पौधा पूर्णतया समयुग्मजी है तो उसकी संतति को ही हम शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। और क्योंकि ये जो सारे पौधे हैं ये शुद्ध वंशक्रम के हैं, मतलब जितने भी पौधे आप उगाएंगे वो या तो कैपिटल टी वाले होंगे या स्मॉल टी वाले होंगे। तो अगर इनमें कोई अंतर होता है, कोई विविधता पाई जाती है, तो वो केवल और केवल वातावरणीय कारणों से ही होती है। इनमें जीनी विविधता नहीं पाई जाती। इसे हम शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत कहते हैं कि किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतया समयुग्मज पौधे की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। इन पौधों का जीन प्रारूप एक समान होता है, अतः इन पौधों में उपस्थित विभिन्नता वंशागत न होकर, आनुवंशिक न होकर, केवल वातावरणीय कारकों के कारण ही होती है। इसे शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत कहते हैं। ये पूछा जाता है कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए कि शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं शुद्ध वंशक्रम चयन के गुण। शुद्ध वंशक्रम विधि के जो गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी विविधतापूर्ण समष्टि में शुद्ध वंशक्रम विधि के द्वारा सर्वाधिक सुधार किया जा सकता है। तो पहला इसका जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो यही है कि समष्टि में सर्वाधिक सुधार शुद्ध वंशक्रम विधि का प्रयोग करके किया जा सकता है। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विधि का प्रयोग करके हम समष्टि में सर्वाधिक सुधार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है शुद्ध वंशक्रम चयन विधि। दूसरा, इस विधि से विकसित किस्मों में आनुवंशिक विविधता का पूर्ण अभाव होता है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि इसमें जितने भी पौधे होंगे वो या तो कैपिटल टी वाले होंगे या स्मॉल टी वाले होंगे, इसलिए इसमें आनुवंशिक विविधता का पूर्णतया अभाव होता है। और क्योंकि ये सारे पौधे एक जैसे ही होते हैं, इसलिए बीज प्रमाणीकरण करके इस किस्म का पहचान करना बहुत ही आसान है। अब हम पढ़ते हैं शुद्ध वंशक्रम की क्रियाविधि। तो शुद्ध वंशक्रम की क्रियाविधि में सबसे पहले हम देसी या पुरानी किस्म जो कि शुद्ध वंशक्रमों का मिश्रण है उसको हम उगा लेंगे, और इस विविधतापूर्ण किस्म में से हम 200 से 2000 तक उत्तम गुणों वाले पादपों का चयन करेंगे, जैसे कि पौधे की लंबाई ज़्यादा हो, पकने की अवधि, दानों का आकार, रोगरोधिता आदि को देखकर हम ऐसे पादपों का चयन करेंगे जो कि उत्तम गुणों वाले हों। तो मान लेते हैं कि ये पादप जो हैं ये उत्तम गुणों वाले हैं। 3-4 पादपों का हमने चयन कर लिया।
अब इन पादपों के बीजों को हम अलग अलग रखेंगे। समूह चयन विधि में तो हमने सबके बीजों को एक साथ मिला लिया था, लेकिन शुद्ध वंशक्रम विधि में प्रत्येक पौधे से जो हमें बीज प्राप्त होंगे उनको हम मिलाएंगे नहीं आपस में, उनको अलग अलग रखेंगे। और दूसरे साल में इन बीजों को हम अलग अलग क्यारियों में उगाएंगे। तो एक पौधे से प्राप्त बीजों को अलग क्यारी में उगाना एकल पादप संतति कहलाता है। तो हम पौधों को एकल पादप संतति के रूप में हम यहाँ पर पादपों को उगाएंगे। इन पादपों का हम दृष्टि मूल्यांकन करेंगे। ऐसे लक्षणों को हम देखेंगे जिसको हम देखकर पहचान सकें, जैसे पौधे की लंबाई, रोग रोधिता, और इन सब पादपों में से हम फिर 10 से 50 पौधों का चयन कर लेंगे। तो जिन क्यारियों में हमने जो पौधे उगाए हैं उनमें से भी जो सबसे उत्तम लक्षणों वाले पौधे हैं वो 10 से 50 पौधों का हम चयन कर लेंगे। और दूसरे साल में इन पौधों से जो हमें बीज प्राप्त होंगे उनको अब की बार हम अलग अलग ना रख के एक साथ ही इकट्ठा कर लेंगे। अब एक साथ इन बीजों को इकट्ठा करने के बाद तीसरे साल में हम प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभिक उपज परीक्षण में हमें जो बीज प्राप्त हुए हैं उनको हम अलग क्यारियों में बोते हैं और उनके साथ हम मानक किस्म के बीजों को भी बोते हैं। ऐसी किस्म जिनके बीज हमें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मानक किस्म के साथ इनको हम बोते हैं और मानक किस्म की उपज और जो हमारे पौधे हैं उनकी उपज का कंपैरिजन किया जाता है। हमने जो किस्म तैयार की है उसकी उपज मानक किस्म से अच्छी है तो फिर चौथे, पाँचवें और छठे साल में समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, जिसमें हम उपज के अलावा अन्य लक्षणों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि रोग रोधिता आदि जो गुण हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे अगले 3 साल में। और इसमें जो सर्वोत्कृष्ट संतति होती है उसको हम नई किस्म के रूप में विमोचित करेंगे। 7वें वर्ष में इस विमोचित किस्म के बीजों का गुणन किया जाता है और फिर इसको किसानों में नई किस्म के रूप में वितरित कर दिया जाता है। तो ये शुद्ध वंशक्रम चयन विधि की क्रिया विधि है। अब हम पढ़ते हैं शुद्ध वंशक्रम चयन विधि के कुछ दोषों के बारे में। तो इस विधि के दोष यही है कि इस विधि की सफलता के लिए मूल किस्म में आनुवांशिक विविधता का उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा की है कि मूल किस्म में आनुवांशिक विविधता अगर होगी तभी हम चयन कर सकते हैं, वरना हम चयन नहीं कर सकते। जो दूसरा इसका दोष है विधि का, वो विकसित किस्मों का अनुकूलन मूल किस्म की अपेक्षा कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे समयुग्मजी ही हैं, तो इनका अनुकूलन हो सकता है कि मूल किस्म की अपेक्षा थोड़ा कम हो। और तीसरा इसका जो दोष है वो ये है कि इस विधि में अधिक समय लगता है, श्रम भी अधिक लगता है और अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो ये इस शुद्ध वंशक्रम विधि के कुछ दोष हैं। तो अभी हमने स्वपरागित फसलों में चयन की 2 विधियों का अध्ययन किया, पहला समूह चयन विधि और दूसरा शुद्ध वंशक्रम चयन विधि। आगे हम पढ़ेंगे परपरागित फसलों में चयन की विधियां, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।